अरे बेटा, आज मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ, कॉस्ट की कहानी। हाँ, वही कॉस्ट जिसके नाम से अकाउंटेंट के हाथ कांप जाते हैं और इकोनॉमिस्ट खुशी से फॉर्मूला लिखने लगते हैं। ये कहानी है एक उद्योगपति की, एक एंटरप्रेन्योर भी जिसे समझना था इसका पैसा कहाँ जा रहा है। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट की दोस्ती तो हुआ यूं। एक दिन हमारा उद्योगपति बोला, मैं तो सब पैसा गिन लेता हूँ, रेंट, वेजेस, रॉ मटेरियल सब लिख दिया। दादाजी बोले, बेटा ये तो अकाउंटिंग कॉस्ट हुई, ये तो एक्सप्लिसिट होती है, मतलब कैश निकल के पेमेंट हुई। पर दादाजी ने आंख उठा के बोला, पर तेरा अपना पैसा जो बिजनेस में लगा है और तू जो दिन रात काम करता है उसका कुछ सोचा? वो बोला, नहीं दादाजी। अरे पगले, ये सब भी कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें दो चीजें होती है, एक नॉर्मल रिटर्न ऑन अपना कैपिटल, दो अपने काम का वैल्यू जो तू कहीं और कमा सकता था। और जब रेवेन्यू सिर्फ इन दोनों को कवर करे, मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अगर उसके ऊपर कमा लिया तो हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर कवर ही नहीं किया तो बेटा लॉस के समुंदर में तैरने को रेडी हो जा। आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पिटारा। एक दिन हमारा उद्योगपति बोला, दादाजी मैं पैसा तो खर्च कर देता हूं, पर उसका क्या जो मैं कमा सकता था? दादाजी बोले, वही तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा। ये होता है छोड़ी हुई अगली बेस्ट मौका वाली अर्निंग। जैसे अगर तू अपना कैपिटल यहां यूज करे तो बैंक इंटरेस्ट जो मिल सकता था वो तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आउटले कॉस्ट तो वही होती है जहां एक्चुअल पैसा गया, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जहां पैसा जा नहीं पाया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का चक्कर। फिर दादाजी ने बोला, देखो कुछ कॉस्ट होती है जो सीधा पकड़ी जा सकती है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, ये होती है डायरेक्ट कॉस्ट। और कुछ कॉस्ट होती है जो हर जगह छुपी रहती है, जैसे बिजली, ऑफिस का रेंट, कॉमन एडमिन, ये होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या याद रखो बेटा, डायरेक्ट इक्वल्स ट्रेसेबल, इनडायरेक्ट इक्वल्स नॉन ट्रेसेबल। इंक्रीमेंटल और संक कॉस्ट का मसलेदार किस्सा। एक दिन उद्योगपति ने सोचा, मैं नए क्लाइंट्स लूंगा। दादाजी ने बोला, बेटा फिर तुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा, ये ही तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। और जो कॉस्ट पहले लग गई और अब वापस नहीं आएगी, जैसे एडवर्टाइजमेंट या R&D, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। दादाजी हमेशा कहते, बेटा संक कॉस्ट पर रोना मना है क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आता। हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर एक दिन दादाजी ने उसे पूछा, ये तेरी पुरानी मशीन किस दाम ली थी? उद्योगपति बोला, पुराने रेट पर। दादाजी बोले, वही तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पर अगर आज बदलनी हो तो नया दाम चुकाना पड़ेगा, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और अगर प्राइस बढ़ गए तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट से ज्यादा होगी। प्राइवेट और सोशल कॉस्ट की मॉरल स्टोरी। दादाजी ने चश्मा साफ करते हुए बोला, बेटा जो तू अपने बिजनेस में खर्च करता है वो होती है प्राइवेट कॉस्ट, पर जो सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, जैसे पोल्यूशन, ट्रैफिक, नॉइज, वो होती है सोशल कॉस्ट। और जब तू रिवर्स और हवा को फ्री यूज करता है बिना दाम दिए, समझ ले तू सोशल कॉस्ट सोसाइटी पे डाल रहा है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का किस्सा। अब कहानी आती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, और कुछ वेरिएबल जैसे लेबर और रॉ मटेरियल। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के बढ़ने घटने से नहीं बदलती, जैसे रेंट, इंश्योरेंस, मैनेजर का सैलरी। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ बढ़ती है, जैसे रॉ मटेरियल और वेजेस। और दादाजी ने बोला, बेटा एक फॉर्मूला याद रखना, TC = TFC + TVC। फिक्स्ड
कॉस्ट जीरो आउटपुट पर भी रहती है, इसीलिए उसका कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। वेरिएबल कॉस्ट जीरो आउटपुट पे जीरो होती है और आउटपुट के साथ बढ़ती जाती है। फिर दादाजी ने मुस्कुराया। कभी कभी कुछ कॉस्ट होती है बीच की, थोड़ा फिक्स्ड थोड़ा वेरिएबल, वो होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और कुछ कॉस्ट होती है स्टेप में बढ़ने वाली, जैसे एक फोरमैन और रखा तो सैलरी जंप हो गई, उसको बोलते हैं स्टेयर स्टेप कॉस्ट। एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला रॉग दादाजी ने ब्लैक बोर्ड निकाला और बोला, बेटा ये तीन कर्व याद रख। एक, AFC equals TFC divided by Q. 2, AVC equals TVC divided by Q. 3, ATC equals AFC plus AVC equals TC divided by Q. 4, MC equals change in TC divided by change in Q. AFC हमेशा गिरता जाता है, AVC पहले गिरता फिर बढ़ता है और ATC दोनों का मिक्स होके एक सुंदर यू शेप बनाता है। मार्जिनल कॉस्ट भी पहले गिरती है फिर बढ़ती है, क्योंकि बेटा ये सब ओबे करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और दादाजी का गोल्डन रूल। जब MC is less than AC तो AC गिरता है, जब MC is greater than AC तो AC बढ़ता है, और जब दोनों इक्वल हो जाएं तो वही होता है मिनिमम पॉइंट, यानी ऑप्टिमम एफिशिएंसी। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व और प्लांट के स्वर्ग लोक। अब दादाजी ने फ्यूचर की बात की। बेटा लॉन्ग रन में सब कुछ बदला जा सकता है, बिल्डिंग, मशीनरी, लेबर, सब वेरिएबल। हर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एक प्लांट को दिखाता है, और इन सब प्लांट कर्व्स के नीचे से जो कर्व टेंजेंशियली निकलता है वही होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC। LAC कर्व सब SAC कर्व्स को नीचे से टच करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एनवेलप कर्व। और क्योंकि इस कर्व पर फर्म अपना फ्यूचर प्लान करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं प्लानिंग कर्व। और जब आउटपुट ऑप्टिमम होता है, मतलब LAC मिनिमम, वही होता है OQ आउटपुट या ऑप्टिमम कैपेसिटी। यू शेप और एल शेप के राज दादाजी ने पाइप खोलते हुए बोला। LAC कर्व पहले गिरता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, फिर बढ़ता है डिसइकोनॉमीज की वजह से, इसीलिए वो यू शेप्ड होता है। पर मॉडर्न जमाने में टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, इसीलिए कॉस्ट कभी बढ़ती नहीं, बस गिरती ही जाती है और कर्व हो जाता है एल शेप्ड। इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का ड्रामा। दादाजी ने हाथ जोड़कर बोला, बेटा जब प्रोडक्शन बढ़ता है और कॉस्ट गिरती है उसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और जब बढ़ने के बाद कॉस्ट भी बढ़ने लगे उसे कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज दो टाइप की होती है, एक इंटरनल इकोनॉमीज जो फर्म के अंदर होती है, दो एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो इंडस्ट्री के बाहर से मिलती है। इंटरनल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का राज दादाजी ने एक एक करके समझाया। टेक्निकल इकोनॉमीज, लार्ज स्केल पे बेटर मशीन्स और स्पेशलाइजेशन मिलता है, कॉस्ट गिरती है, पर जब मैनेजमेंट का कंट्रोल टूटने लगे कॉस्ट बढ़ने लगती है, यह होती है टेक्निकल डिसइकोनॉमी। मैनेजरियल इकोनॉमीज, जब डिपार्टमेंट्स बन जाए, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, तो एफिशिएंसी बढ़ती है, पर जब ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाए, डिसीजन डिले हो जाए, तो मैनेजरियल डिसइकोनॉमी आ जाती है। 3. कमर्शियल इकोनॉमीज, bulk buying और एडवर्टाइजिंग का फायदा मिलता है, पर एक्सेसिव मार्केटिंग और ओवरहेड बढ़ता है, लॉस भी मिलता है। फाइनेंशियल इकोनॉमीज, बड़ी फर्म को सस्ता लोन और इजी फाइनेंस मिलता है, पर जब ज्यादा एक्सटर्नल फाइनेंस पे डिपेंड करते हैं कॉस्ट बढ़ जाती है। 5. रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज, डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है, पर अगर हर जगह हाथ डाल दिया तो कंफ्यूजन और रिस्क दोनों बढ़ जाते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का बाजार। अब दादाजी ने इंडस्ट्री की कहानी सुनाई।
बेटा, जब पूरी इंडस्ट्री बढ़ती है तो हर फर्म को फायदा मिलता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती है जब एक, रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट सस्ता मिलने लगता है। 2, नई टेक्नोलॉजी और नॉलेज फैलती है। 3, स्किल्ड लेबर का पूल बनता है। 4, एंसेलरी इंडस्ट्रीज खुल जाती है। 5, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। 6, इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। और जब सब लोग एक जगह जम जाते हैं तो भीड़, पोल्यूशन, हाई रेंट और इनपुट के दाम बढ़ जाते हैं। ये होता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। तो बेटा, ये थी थ्योरी ऑफ कॉस्ट की पुरानी कहानी। याद रखना, हर बिजनेस में कॉस्ट एक छुपी हुई कहानी होती है। कुछ कॉस्ट दिखती है, कुछ सोचनी पड़ती है और कुछ तो सोसाइटी चुकाती है। जो अपनी कॉस्ट समझ गया वो प्रॉफिट का महारथी बन गया। बस अब वीडियो बंद करो, कैलकुलेटर उठाओ और बोलो दादाजी की जय हो।